सीबीएसई 2025 के सोशल साइंस के पेपर के लिए जो आपका एकदम ब्रीफ नोट्स होना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत से पॉलिटिकल साइंस में जो है वो है पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब कि सत्ता में साझेदारी, और ये साझेदारी कैसी होनी चाहिए इसको लेकर भी है। तो जरा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ देखते हैं पावर शेयरिंग को लेकर। तो पावर शेयरिंग में पहला पॉइंट आता है बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, काफ़ी स्मॉल है, आप हरियाणा की तरह कह सकते हैं। और यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन कुछ इस तरह से था, फ्लेमिश रीजन है। ए स्टेट आप कह लीजिए, जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उसी तरह से फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोगों की संख्या 59% उस समय थी। वेलोनिया में फ्रेंच बोलने वाले की संख्या 40% थी, और रिमेनिंग 1% में जर्मन स्पीकिंग और सब आ जाते थे। लेकिन ये स्थिति तो ओवरऑल पूरे बेल्जियम की थी। लेकिन जैसे ही बेल्जियम का कैपिटल सिटी आ जाता था ब्रुसेल्स, उसका कैपिटल सिटी है, तो वहां पर 80% फ्रेंच बोलने वाले थे और बाकी डच बोलने वाले थे। यानी कि ब्रुसेल्स में कैपिटल में स्थितियां बदल जा रही थी, जबकि देश में फ्रेंच की स्थितियां माइनॉरिटी में थी। लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी में कौन थी? डच स्पीकिंग। तो इसके कारण और कानून कहाँ बनते थे? कैपिटल सिटी में, और फ्रेंच लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाते थे। वहीं पर डच लोग थे जो काफी डिप्राइव महसूस कर रहे थे। तो इसके कारण डच और फ्रेंच में काफी लंबा टसल चला, और इसके कारण बेल्जियम एक समय एट स्टेक पर चला आया, टू बी ब्रोकन, कि उसका टुकड़े में बट जाएगा। तो उस समय एक जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो इकोनॉमिकली काफ़ी सुदृढ़ थी, वेल्थी, बेहतर थी और वेल एजुकेटेड थी, वेल टू डू थी इन कंपैरिजन टू द डच स्पीकिंग। सो डच स्पीकिंग मेजोरिटी में देश भर में होते हुए भी काफ़ी पिछड़ रहे थे। तब यहाँ पर एकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ, फिर एकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी। तो बेल्जियम में काफी मतभेद चले, लेकिन बेल्जियम ने एक यूनिक मेथड ऑफ पावर शेयरिंग अडॉप्ट किया, और आज वर्ल्ड में यह बहुत हद तक एक नया लीडिंग खोजा है यह तरीका। तो बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? पहला कहा कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में एक समान होंगे, इक्वल। ठीक। अब कहा कि स्पेशल लॉ बनाए जाएंगे, किसके लिए? सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे कि डच बोलने वाले हैं, फिर फ्रेंच बोलने वाले हैं, फिर जर्मन बोलने वाले हैं। तो कहा कि कुछ नए कानून बनाए जाएंगे, सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। तीसरा था कि जो जो पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए कि भाई अब तुम डेवलप करो। टू रीजन्स थे ना, हम लोग अभी देखे हैं कि फ्लेमिश रीजन को अधिक पावर दे दी गए और वेलोनियन रीजन को। दो ही रीजन तो थे ही, दो ही स्टेट थे, तो दोनों स्टेट को दे दिए। अब जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है। तो कैपिटल सिटी में एक नया गवर्नमेंट बनाया गया, सेपरेट गवर्नमेंट, और इसमें बोथ द कम्युनिटीज फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिए गए। अब मतभेद का कोई सवाल ही नहीं था। इसके साथ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट बोले तो क्या? यहाँ पर बोले कि पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, और वो उस गवर्नमेंटशिप में शामिल हो सकते थे। दिस गवर्नमेंट इंगेजेस कल्चरल एक्टिविटी, लैंग्वेज के आधार पर कल्चर होता है, एजुकेशनल एक्टिविटी और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू को यही कम्युनिटी गवर्नमेंट ही डील करना शुरू कर दिया। दिस इज द बेस्ट वे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। और दिस काइंड ऑफ गवर्नेंस हैज प्रिवेंटेड अ सिविल राइफ। सिविल राइफ मतलब एक तरह से बोले तो गृह युद्ध, घर में ही लड़ाई होने लगे,
दो कम्युनिटीज के बीच में हो गया, और ये लैंग्विस्टिक कम्युनिटीज थे। अब पावर शेयरिंग इन श्रीलंका जो आज तक नहीं हुआ, आज तक पावर शेयरिंग नॉट पॉसिबल हुआ है। तो श्रीलंका में एक डाइवर्ज पॉपुलेशन था। देखिए बेल्जियम में 59% और 14% 40% था, लेकिन 74% सिंहला स्पीकिंग थे, ये काफी पावरफुल थे। 18% तमिल स्पीकिंग है, और इस 18% में 13% जो तमिल थे वो श्रीलंकन तमिल थे। द रेस्ट आर इंडियन तमिल, यानी कि 13% और 5% 18% हो गया। अब जो सिंहला स्पीकिंग लोग थे वो लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, जबकि श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल थे जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। तो यहाँ पर 7% क्रिश्चियंस थे, और हु वर बोथ तमिल एंड सिंहला, तो क्रिश्चियंस में कोई नहीं था। अब तमिल के साथ भेदभाव शुरू हो गया। श्रीलंका जब आज़ाद हुआ 1948 में, तो उसने 1956 में मेजोरिटी रूल गवर्नमेंट बनाया, सिंहला को एक नया ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और डिसरिगार्डेड तमिल, तमिल को डिसरिगार्ड करने लगा। सिर्फ इतना ही तक रहती तो बात थोड़ा सा बन जाती। गवर्नमेंट ने फॉलो किया प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, और सिंहला अप्लीकेंट्स को वैल्यू देने लगा यूनिवर्सिटी एडमिशन में, एजुकेशन में, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में। नया कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टिपुलेटेड कर दिया, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने लगे। अब a feeling of alienation was seen among Sri Lankan Tamil, including Indian Tamil too. अब श्रीलंका में तमिल लोगों ने एक पार्टी लॉन्च किया और स्ट्रगल करने लगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। रीजनल ऑटोनॉमी की बात करने लगे, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सेक्यूरिंग जॉब, एजुकेशन, एवरीथिंग। ये डिनाइड किया गया सिंहला के द्वारा, ना ऐसा नहीं होगा, एंड सिंहला डोमिनेट था। 1980s के आते आते जो सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वे डिमांड करने लगे इंडिपेंडेंट तमिल इलम की, कि हमको आज़ाद कर दीजिए, एंड मॉडर्न इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये डिफरेंस दो कम्युनिटीज के बीच में था, और इसके कारण श्रीलंका वाज इन स्टेट ऑफ सिविल वार। और अब अभी तो स्थिति है 2025 में कि पूरी तरह से शैटर डाउन कर चुका है श्रीलंका। द आइडिया ऑफ मेजोरिटारियनिज्म कुड क्रम्बल द कंट्री इन सिविल वार। तो अब हमें बोल रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। तो पावर शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पावर छोड़ रहे हैं। ए पॉसिबिलिटी ऑफ reducing conflict between social group and bring a stability in political order। पावर शेयरिंग बहुत इसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट ऑफ द सिटीजन इज एन इसेंशियल फैक्टर। अब इंटेलेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर के बीच में पावर का शेयरिंग होता है, एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर का शेयरिंग होता है, जुडिशरी के बीच में पावर का शेयरिंग होता है। और पावर का इस तरह से डिजाइन ही डेमोक्रेसी का किया जाता है। खास करके इंडिया में डेमोक्रेसी का डिजाइन इस तरह से है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये सब अलग हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। इसके लिए पावर शेयरिंग के आइडिया को हम लोग नए रूप में समझने की कोशिश करते हैं। इससे आपको और कुछ समझने को मिल जाएगा, जैसे कि अभी पावर शेयरिंग हो सकता है, और पावर शेयरिंग के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गन है। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनमें पावर का शेयरिंग हो जाएगा। प्रत्येक ऑर्गन्स के अपने चेक एंड बैलेंस है, अपने बाउंड्रीज हैं, और इसके कारण वो अपने बैलेंस को नहीं क्रॉस करते हैं पावर, और दूसरे के पावर को रिस्पेक्ट करते हैं। तो हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर में ये अलाउ करता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू एज द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइजेज पावर एट द सेम टाइम, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई सेंट्रल मिनिस्टर पावर को यूज कर रहा है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो वो
पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वहीं जब एमएलए पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा जजेज अपॉइंट किए जाते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, कि किस तरह से ये लॉ को बनाया जा सकता है और इसको चेंज भी किया जा सकता है। पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और अन्य सारे गवर्नमेंट में एट द प्रोविंस और द रीजनल लेवल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इज कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। चूंकि ये इंटायर सरकार, इंटायर कंट्री में गवर्नमेंट होता है और ये गवर्नमेंट प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर ज़्यादा वर्क नहीं करता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझते रहता है। तो यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट्स इट्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड डेलीगेट टू द स्मॉलर गवर्नमेंट बॉडीज, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज में जाता है। तो पावर शेयरिंग डिफरेंट ग्रुप के बीच में है और रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है। इन सम कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट किए गए हैं सोशली एंड, ताकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे सिचुएशंस बेहतर हो सके। तो यही है पावर शेयरिंग की। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना याद रखें।